शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम देश में शिक्षा के अलग जगाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले, नारी शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने वाली माँ सावित्रीबाई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रणेता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन करते हुए व्यक्तियों को शिक्षा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सर्वप्रथम व्यक्ति की शिक्षिका, उनकी जननी, उनके माता पिता, भाई बहन, मित्रगण, समुदाय के लोगों को नमन करता हूँ। साथ ही विद्यालयी शिक्षकों, महान आचार्यों, गुरुकुल के आचार्यों, ऋषिगण, राष्ट्रीय महापुरुषों को, जिनसे समाज के लोगों ने विभिन्न तरह की शिक्षा प्राप्त की है, उन सबको नमन करता हूँ। प्रिय देशवासियों, शिक्षा व्यक्ति में संस्कार लाती है। संस्कार से व्यक्ति विनम्र बनता है। विनम्रता से व्यक्ति में पात्रता आती है। पात्रता से व्यक्ति को धन का उपार्जन होता है और धन उपार्जन कर वह जीविकोपार्जन करता है और अपने जीवन में विकास करता है। प्यारे मित्रों, जीविकोपार्जन के लिए जहाँ सभी व्यक्तियों को अपने परिवार से, उनसे संबंधित पैतृक व्यवसाय का शिक्षण प्राप्त हो जाता है, पैतृक व्यवसाय से संबंधित शिक्षा प्राप्त हो जाती है, वहीं उसका जो परिवेश है, उसका जो समुदाय है, उस समुदाय से उसको कई तरह के कला कौशल की शिक्षा मिलती है, प्रशिक्षण मिलता है। जैसे बचपन में खेलों के माध्यम से कई तरह के खेलों में व्यक्ति पारंगति को प्राप्त कर लेता है। इसका अच्छा उदाहरण राजस्थान के लिम्बाराम का दिया जा सकता है। ऐसे कई लिम्बाराम जो विभिन्न खेलों में गांव के बच्चों के साथ छोटे छोटे खेल खेलकर, चाहे वो तीरंदाजी का मामला हो, चाहे वो खद्दा लाठी जिसका आधुनिक स्वरूप क्रिकेट हो गया है उसका हो, और कई कबड्डी हो, खो खो हो, वॉलीबॉल हो, ऐसे छोटे छोटे और बहुत सारे खेल जिनमें व्यक्ति पारंगति को प्राप्त कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करता है, धन का उपार्जन करता है। प्यारे दोस्तों, व्यक्ति का जो परिवेश है उसको समुदाय कहते हैं। उस समुदाय से व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है। उनसे इतनी कला कौशल सीखता है कि वह उन कलाओं को सीखकर, कौशलों को सीखकर वह अच्छा धन प्राप्त कर सकता है। जैसे गांव में सबसे पहले पशुपालन करना सीखना, विभिन्न तरह की कृषि करना, वनों से उपज इकट्ठी करना, बाजार में वन उपजों को अच्छे दाम पर बेचना। ऐसे ही अगर मूंज उद्योग गांव में है तो मूंज उद्योग में बहुत सारी चीज़ें वो उससे सीखता है। चमड़ा उद्योग है, रंगाई है, छपाई है, बुनाई है, कढ़ाई है। गांव में खादी के कारखाने चलते थे, उनसे बहुत सारी चीज़ें वो बनाना सीख सकता था। दोने पत्तल बनाना है, मिट्टी के बर्तन बनाना है, मिट्टी के खिलौने बनाना है। इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे काम वह अपने समुदाय से सीखता है और उनमें हुनर प्राप्त कर वह जीविकोपार्जन के साधन भी बना लेता है। और कई व्यक्ति तो अभी गांव की छोटी छोटी चीज़ों को सीखकर बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर उनका उत्पादन कर रहे हैं। अच्छी क्वालिटी का सामान अच्छे दामों पे बेच रहे हैं।
अभी पिछले दिनों का ही उदाहरण है जयपुर का, कि विदेशी लोग आए और उनको मूंज की जो खाट थी वो पसंद आ गई। आप आश्चर्य करेंगे कि एक मूंज की खाट जो गांव में सहजता से 1000-1500 रुपये में मिल सकती है, वो 45,000 रुपये में ख़रीद के ले गए। इस तरह से समुदाय के साथ मिलकर छोटे छोटे, जिनको हम काम तो छोटा समझते हैं, लेकिन वर्तमान में उन कामों से जो प्रोडक्ट निकलता है उनकी कीमत मैं समझता हूँ अभी कहीं बहुत ज़्यादा है और उससे अच्छा धन उपार्जन किया जा सकता है। इस तरह से गांव के लोग समुदाय से मिलकर आपस में सहयोग कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। हमने वो समय देखा है जब कृषि किया करते थे तो गांव के 20 बैल उसी समुदाय के इकट्ठे कर लेते थे, उसी से सब लोग मिलकर खेत जोतते थे और फसल भी सब लोग मिलकर निकालते थे। इस तरह से समुदाय के लोग मिलकर दूसरों पर आश्रित नहीं थे, बल्कि स्वयं आत्मनिर्भर थे अपने कामों को पूरा करने के लिए। उससे धन की भी बचत होती थी और आपस में सहयोग भी बढ़ता था, एक दूसरे को सहयोग करने की भावना का विकास होता था। प्यारे मित्रों, इसी तरह से हम संगठनात्मक रूप से रहकर भी, संगठन बनाकर भी और आपस में एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। एक दूसरे का सहयोग कर कुछ कलाएं कौशल सीख सकते हैं। इस तरह से गैर राजनीतिक संगठन, शैक्षिक संगठन, सामाजिक संगठन और व्यावसायिक संगठन ये अपने समुदाय के परिवेश के लोगों के लिए उनको आत्मनिर्भर बना सकते हैं। उत्पादित जो चीज़ें हैं जिनको बाज़ार में बेचना है, कई बार बहुत सस्ते भाव पे उनको बेचने की मजबूरी होती है। ऐसे में उनका वो संग्रह करा सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं, उनकी सुरक्षा करा सकते हैं, उनके लिए बड़े गोदाम, वेयर हाउस बनाकर वो उपलब्ध करा सकते हैं। ऐसे ही वनों की उपज जो पहले बहुत सस्ते में जाया करती थी, अभी कुछ संगठन बने हैं, उदयपुर में कुछ बड़े संगठन बने हैं। उन संगठनों ने आदिवासियों की जो उपज जो बिल्कुल सस्ते में जाती थी, संगठनात्मक रूप से उनको एकत्रित करवाकर उनकी ग्रेडिंग करके और उनके अच्छे दामों पर बेचा जा रहा है, जिससे आदिवासियों को भी ज़्यादा पैसा मिलने लगा है और लोगों को रोज़गार भी मिला है। ऐसे ही मधुमक्खी पालन करना है। इस तरह से समुदाय और संगठन मिलकर अपने परिवेश के समाज को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। हम लोगों की एक मानसिकता हो कि हम मिलकर काम करें। अभी कुछ उदाहरण हम विदेशों के भी ले सकते हैं। रूस में सामुदायिक कृषि की जाने लगी है। आप और हम सब देख रहे हैं कि भारत में कृषि भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ती जा रही है। छोटे किसान न तो उसमें पानी के साधन बना सकते हैं, न उसमें सुरक्षा के इंतज़ाम कर सकते हैं, न ही खेती जोतने के लिए बड़ा ट्रैक्टर ला सकते हैं। ऐसे में यदि समुदाय के लोग मिलकर और कृषि के संयंत्र एकत्रित करें, इकट्ठे करें, सब लोग मिलकर उनको काम में ले सकते हैं। उससे जहाँ एक और धन की बचत होगी, वहाँ दूसरी ओर उत्पादन भी ज़्यादा होगा। समुदाय के लोग मिलकर एक दूसरे का वित्तीय सहयोग भी कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति है, उसके पास पैसा नहीं है, तो समाज के कुछ लोग मिलकर, जो कि पहले भी ऐसा करते थे, ब्याह शादी में नोता के नाम से कुछ पैसा इकट्ठा करते थे, 1-2 रुपये, 1.25 रुपये, 4 आने 8 आने, और उस व्यक्ति के पास 200-300 रुपये इकट्ठे हो जाया करते थे, जिसमें आराम से अपनी वो बच्चों की शादी कर देता था। अभी भी कुछ लोग मिलकर ऐसा कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग मिलकर अगर करें तो थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके हम लोगों के बच्चों की शादियों में, उनकी अच्छी शिक्षा प्राप्त कराने में, उनको अच्छे रोजगार के लिए कोई व्यावसायिक संगठन बनाने में, मकान बनाने में आपस में सहयोग कर सकते हैं। ये सहयोग बिना ब्याज का भी हो सकता है या बहुत ही कम ब्याज पर पैसा उपलब्ध कराकर भी किया जा सकता है। इस तरह से समाज के परिवेश के समुदाय और उसमें उपस्थित स्थित जो संगठन हैं,
वो समाज के लोगों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। मेरी ईश्वर से मंगल कामना है और आप सबसे अपेक्षा है कि हम लोग मिलकर चलें, जिससे कि हम आत्मनिर्भर बन सकें। अभी वर्तमान में विश्व में जो कोरोना महामारी आई है, इसमें आपके सहयोग को आप प्रत्यक्ष से देख सकते हो। इस अवस्था में जिन लोगों के पास भोजन नहीं था, समुदाय और संगठन के लोगों ने मिलकर उनको भोजन उपलब्ध कराया है, अस्थायी रूप से आवास उपलब्ध कराया है। और तो और देखिए कि जिन लोगों के पास अनुभव थे, वो छोटे छोटे अनुभवों के आधार पर देसी दवाइयाँ बनाकर अपने लोगों की सेवा कर रहे हैं। और आप तुलना करेंगे, जो समृद्ध देश थे, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स पर आश्रित थे, बड़ी बड़ी दवाइयों पर आश्रित थे, उनकी मरने की दर वहाँ पर बीमारी में ज़्यादा है। और अगर भारत में देखोगे तो हमारे लोग पुराने अनुभवों के आधार पर, हमारे आपस के सहयोग के आधार पर यहाँ पर मरने की दर बहुत कम है और एक दूसरे के सहयोग से लोग जल्दी ही ठीक होकर अपने घरों पर पहुँच रहे हैं। इस तरह से हम, चाहे कोई महामारी हो, चाहे कोई बड़ा खर्चा हो, चाहे कोई बड़ा कार्य हो, उसमें एक दूसरे का सहयोग कर हम अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। मुझे पूरी आशा है आप लोग मिलकर काम करेंगे और मिलकर एक दूसरे को आत्मनिर्भर बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक। धन्यवाद। कहीं बहुत ज़्यादा है और उससे अच्छा धनोपार्जन किया जा सकता है। इस तरह से गांव के लोग समुदाय से मिलकर आपस में सहयोग कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। हमने वो समय देखा है जब कृषि किया करते थे तो गांव के 20 बैल उसी समुदाय के इकट्ठे कर लेते थे, उसी से सब लोग मिलकर खेत जोतते थे और फसल भी सब लोग मिलकर निकालते थे। इस तरह से समुदाय के लोग मिलकर दूसरों पर आश्रित नहीं थे, बल्कि स्वयं आत्मनिर्भर थे अपने कामों को पूरा करने के लिए। उससे धन की भी बचत होती थी और आपस में सहयोग भी बढ़ता था, एक दूसरे को सहयोग करने की भावना का विकास होता था। प्यारे मित्रों, इसी तरह से हम संगठनात्मक रूप से रहकर भी, संगठन बनाकर भी और आपस में एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। एक दूसरे का सहयोग कर कुछ कलाएं कौशल सीख सकते हैं। इस तरह से गैर राजनीतिक संगठन, शैक्षिक संगठन, सामाजिक संगठन और व्यावसायिक संगठन, ये अपने समुदाय के परिवेश के लोगों के लिए उनको आत्मनिर्भर बना सकते हैं। उत्पादित जो चीज़ें हैं जिनको बाज़ार में बेचना है, कई बार बहुत सस्ते भाव पे उनको बेचने की मजबूरी होती है। ऐसे में उनका वो संग्रह करा सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं, उनकी सुरक्षा करा सकते हैं। उनके लिए बड़े गोदाम, वेयर हाउस बनवाकर वो उपलब्ध करा सकते हैं। ऐसे ही वनों की उपज जो पहले बहुत सस्ते में जाया करती थी, अभी कुछ संगठन बने हैं, उदयपुर में कुछ बड़े संगठन बने हैं। उन संगठनों ने आदिवासियों की जो उपज जो बिल्कुल सस्ते में जाती थी, संगठनात्मक रूप से उनको एकत्रित करवाकर उनकी ग्रेडिंग करके और उनके अच्छे दामों पर बेचा जा रहा है, जिससे आदिवासियों को भी ज़्यादा पैसा मिलने लगा है और लोगों को रोज़गार भी मिला है। ऐसे ही मधुमक्खी पालन करना है। इस तरह से समुदाय और संगठन मिलकर अपने परिवेश के समाज को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। हम लोगों की एक मानसिकता हो कि हम मिलकर काम करें। अभी कुछ उदाहरण हम विदेशों के भी ले सकते हैं। रूस में सामुदायिक कृषि की जाने लगी है। आप और हम सब देख रहे हैं कि भारत में कृषि भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ती जा रही है। छोटे किसान न तो उसमें पानी के साधन बना सकते हैं, न उसमें सुरक्षा के इंतज़ाम कर सकते हैं, न ही खेती जोतने के लिए बड़ा ट्रैक्टर ला सकते हैं। ऐसे में यदि समुदाय के लोग मिलकर और कृषि के संयंत्र एकत्रित करें, इकट्ठे करें, सब लोग मिलकर उनको काम में ले सकते हैं। उससे जहाँ एक और धन की बचत होगी, वहाँ दूसरी ओर उत्पादन भी ज़्यादा होगा। समुदाय के लोग मिलकर एक दूसरे का वित्तीय सहयोग भी कर सकते हैं।
यदि किसी व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति है, उसके पास पैसा नहीं है, तो समाज के कुछ लोग मिलकर, जो कि पहले भी ऐसा करते थे, ब्याह शादी में नोता के नाम से कुछ पैसा इकट्ठा करते थे, 1-1, 2 रुपये, 1.25 रुपये, 4 आने 8 आने, और उस व्यक्ति के पास 200-300 रुपये इकट्ठे हो जाया करते थे, जिसमें आराम से अपनी वो बच्चों की शादी कर देता था। अभी भी कुछ लोग मिलकर ऐसा कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग मिलकर अगर करें तो थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके हम लोगों के बच्चों की शादियों में, उनकी अच्छी शिक्षा प्राप्त कराने में, उनको अच्छे रोजगार के लिए कोई व्यावसायिक संगठन बनाने में, मकान बनाने में आपस में सहयोग कर सकते हैं। ये सहयोग बिना ब्याज का भी हो सकता है, या बहुत ही कम ब्याज पर पैसा उपलब्ध कराकर भी किया जा सकता है। इस तरह से समाज के, परिवेश के, समुदाय और उसमें उपस्थित स्थित जो संगठन है, वो समाज के लोगों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। मेरी ईश्वर से मंगल कामना है और आप सबसे अपेक्षा है कि हम लोग मिलकर चलें, जिससे कि हम आत्मनिर्भर बन सकें। अभी वर्तमान में विश्व में जो कोरोना महामारी आई है, इसमें आपस के सहयोग को आप प्रत्यक्ष से देख सकते हो। इस अवस्था में जिन लोगों के पास भोजन नहीं था, समुदाय और संगठन के लोगों ने मिलकर उनको भोजन उपलब्ध कराया है, अस्थायी रूप से आवास उपलब्ध कराया है। और तो और देखिए कि जिन लोगों के पास अनुभव थे, वो छोटे छोटे अनुभव के आधार पर देसी दवाइयाँ बनाकर अपने लोगों की सेवा कर रहे हैं। और आप तुलना करेंगे, जो समृद्ध देश थे, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स पर आश्रित थे, बड़ी बड़ी दवाइयों पर आश्रित थे, उनकी मरने की दर वहाँ पर बीमारी में ज़्यादा है। और अगर भारत में देखोगे तो हमारे लोग पुराने अनुभवों के आधार पर, हमारे आपस के सहयोग के आधार पर यहाँ पर मरने की दर बहुत कम है, और एक दूसरे के सहयोग से लोग जल्दी ही ठीक होकर अपने घरों पर पहुँच रहे हैं। इस तरह से हम, चाहे कोई महामारी हो, चाहे कोई बड़ा खर्चा हो, चाहे कोई बड़ा कार्य हो, उसमें एक दूसरे का सहयोग कर कर हम अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। मुझे पूरी आशा है आप लोग मिलकर काम करेंगे और मिलकर एक दूसरे को आत्मनिर्भर बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक। धन्यवाद।